मैं विक्की रोनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमने आपको कहा था कि जेएनयू बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल के वीडियोस हम अपलोड करेंगे, तो आज से हम बीकॉम फर्स्ट ईयर और फाइनल की कुछ क्लासेस अपलोड सब्जेक्ट ले रहा हूँ आपके, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, किस तरीके से इसमें अकाउंटिंग की जाती है, किस तरीके से इसको डील किया जाता है, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जेएनयू की जो वीडियोस प्रोवाइड हो रही है वो सबसे ज़्यादा हमारे चैनल पर वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी और आई होप कि हम सारी क्लासेस यहाँ पर कवर करें। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्टिंग से मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा और मार्च तक आपको कम्प्लीटली कोर्स आपका जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों यहीं पर सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग क्लियर की जाएगी, उसके बाद में अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे आएंगे और हो सके तो मैं बीच में भी आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ वीडियोस भी अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर कॉस्टिंग के अंदर है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉस्टिंग होता क्या है? हम नॉर्मली जो अकाउंटिंग करते हैं, कई लोग इसको अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को सेम मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगर कहा जाए तो दोनों में डिफरेंस है। कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर बात की जाए तो कॉस्ट हमेशा हम जो एक्सपेंस करते हैं, जो हमारा जैसे हमारे कोई लागत आती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ मैंने कोई चीज़ 50 रुपीज़ में सेल की, मैंने कोई चीज़ कितने में बेची है, सेल किए 50 रुपीज़ के अंदर। तो इस 50 रुपए की जब मैं अकाउंटिंग में बात करता हूँ तो हम सिर्फ अकाउंटिंग के अंदर इसको सेल करने की जनरल एंट्री करते हैं कि हमने जो माल बेचा वो कितने में बेचा, 50 रुपये में बेचा, इसकी सेल करेंगे, सेल के बाद में इसको P&L अकाउंट में डालेंगे और फाइनली अपन इससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो इन डेप्थ जाके सोचता है, वो कहता है ये जो 50 रुपये में आपने चीज़ बेची, इस 50 रुपये में एक्चुअल में था क्या, इसको क्लासिफाई करो, यानी इसको बांटो टुकड़ों में। ठीक है, उसने कहा इस 50 रुपये को अगर अपन बांटते हैं तो इसके मेनली दो हिस्से बनते हैं, वैसे तो तीसरा हिस्सा ये हो गया, 3 हिस्से इसके बन जाएंगे। पहली चीज वो कहेगा बताओ ये चीज आपने कितने में, आपको ये चीज कितने में पड़ी, यानी उसकी लागत क्या है, कॉस्ट क्या है। तो हमने कहा इसकी लागत देखते हैं सबसे पहले, फिर हम देखते हैं इसके अंदर हमने कितना प्रॉफिट कमाया और इसकी लागत में हमारा जो प्रॉफिट अपन ऐड कर दें अगर, तो हम कहेंगे हमारी सेल आ जाएगी, यानी कि हमने इसको कितने रुपए में विक्रय किया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम उसकी लागत देखते हैं। जैसे मैंने कहा ये जो चीज़ है मैंने किसी से 35 रुपीज़ में परचेज करी, 35 रुपये में। ठीक है, तो हमने कहा इस चीज़ को हमने परचेज कितने में किया, 35 रुपये में, तो मुझे तो ये चीज़ 35 में पड़ गई। फिर हमने कहा इसके अंदर हमने प्रॉफिट ऐड किया, बताइए हमने कितना प्रॉफिट ऐड किया होगा, 15 रुपीज़, 15 रुपये का हमने इसमें प्रॉफिट ऐड किया, तो ये चीज़ मैंने किसी को सेल कर दी कितने रुपये में, 50 रुपये में। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम अकाउंटिंग में भी देखते हैं सर। तो इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है कि हम अगर ये चीज़ सीधा खरीद के बेचते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम तब आती है जब आप किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देते हो, यानी कि आप ये चीज़ खरीद नहीं रहे हो, आप ये चीज़ बना रहे हो, है ना। तो मैंने कहा ये जो चीज़ हम बनाएंगे तो हमें कितने में पड़ेगी ये, अगर हम बनाए तो उसके अंदर और इन डेप्थ जाके अपन सोचते हैं कि जो चीज़ मैं बना रहा हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें लग रही है, कितने का खर्चा आ रहा है, एक एक चीज़ अपन सोचे हैं, पर यूनिट के हिसाब से सोचते हैं, टोटल अमाउंट में अगर हम सोचते हैं तो इसी को अपन बोलते हैं कॉस्टिंग। यानी कि ये जो 35 रुपये है, अगर यही चीज़ में बनाता, ठीक है, तो कैसे बनाता। तो मैंने कहा इमेजिन करते हैं यही चीज़ हमने खरीदी नहीं है, हमने बनाई है, मैन्युफैक्चरिंग करी। तो मैंने कहा इसको जब अपन मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम देखेंगे कि कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ आती है। तो अब देखिए फर्दर हमने कॉस्ट के अंदर जाके और सोच रहे हैं। मैंने कहा मैंने कोई चीज़ कच्चा माल मैंने खरीदा, जिसको अपन बोलेंगे यहाँ पर मटेरियल। मैंने कहा मैंने 10 रुपये का मटेरियल खरीदा 1 यूनिट बनाने में। फिर मैंने कहा मैंने कुछ लोगों को इसके ऊपर लगाया, जिसके लिए मुझे उनको वेजेस, लेबर देनी पड़ गई, मजदूरी देनी पड़ गई, ताकि वो चीज़ को प्रोड्यूस कर सकें। ये जो मटेरियल होता है ना, ये रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल। मैंने कहा मैंने 10 रुपये का कच्चा माल खरीदा, अब इस कच्चे माल को मैं कन्वर्ट करूंगा पक्के माल में, यानी कि फिनिश गुड्स हम इससे तैयार करेंगे। ठीक है, मैंने कहा 10 रुपये मैंने माल खरीदा, 10 रुपये मैंने लेबर के ऊपर दे दिए। ठीक है, तो माल खरीदने के ऊपर खर्चा आया 10 रुपये का, 10 रुपये मैंने इसके ऊपर लेबर पे कर दी, और मैंने कहा मैंने इसके ऊपर कुछ और खर्चा कर दिया, सपोज कीजिए 5 रुपये का। तो ये चीज़ जो मैंने किसी और से खरीदी थी, अगर यही चीज़ मैं बनाऊँ तो ये मुझे कितने रुपए में पड़ जाएगी पता है, 25 रुपीज़ में। 25 रुपीज़ में ये चीज़ बनकर तैयार हो गई। मटेरियल लगा दिया, कुछ लोगों को लगाया हमने ताकि वो हमारे लिए मटेरियल तैयार कर सके, फिनिश गुड्स तैयार कर सके, और कुछ एडिशनल खर्चे कर दिए हमने, जैसे फैक्ट्री का किराया वगैरह दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, ये सारी चीज़ें अपन कंसिडर करें
तो मैंने कहा 5 रुपए का और कोई खर्चा हो गया, तो टोटल मिला के चीज मुझे कितने में पड़ी, 25 रुपए में। अगर मैं इस चीज को मार्केट में बेचता हूँ तो मैं कितने में बेच रहा हूँ, 50 रुपीज में। तो मैंने कितने का प्रॉफिट कमाया, मैंने कहा मैंने 25 रुपए का प्रॉफिट कमाया। समझ में आ रहा है? यानी कि अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ इतना सोचा जाता है ये कि 35 रुपए की चीज थी, 15 रुपए प्रॉफिट है और सेल कितने में कर दिया इसको हमने, 50 रुपए में। जबकि कॉस्टिंग के अंदर हम फर्दर एनालिसिस करते हैं, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करने वाली यूनिट्स हैं तो हमारे लिए कंपलसरी है कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी अपने यहाँ पर रखना पड़ेगा। यानी हमें देखना पड़ेगा कि कितनी की उसकी लागत आ रही है और उसके हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, इसकी सेल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आप कोई चीज बना रहे हो और आपको अगर पता ही नहीं है कि ये चीज कितने में बनकर रेडी हुई है, तो आप इसको मार्केट में सेल कैसे करोगे? कुछ भी वैल्यू थोड़ी ना रख देंगे हम इसकी। अरे समझो, तो हमें हमेशा ये चीज देखनी पड़ती है कि जो चीज मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, उसमें कौन कौन सी चीजें लग रही है, कितने का हर एक स्टेज के ऊपर खर्चा आ रहा है और कब मेरी चीज फाइनली बनकर रेडी हो जाती है। मैंने कहा हमने इसके अंदर 3 तरीके का खर्चा किया और यहाँ पर 25 रुपए में मुझे ये जो माल था वो फिनिश्ड गुड्स के रूप में मिल गया। फिनिश्ड गुड्स मतलब तैयार माल एकदम। ऐसा सुनने, तो ये सारी जो एनालिसिस किया जाता है किसमें किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप निर्माण कर रहे हो किन्हीं वस्तुओं का, किसी भी प्रोडक्ट का, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो चीज आपने बनाई है उसके अंदर कितनी लागत आ रही है, किस तरीके से लागत आ रही है, कहाँ कहाँ कितनी लागत आ रही है, प्रति इकाई कितनी लागत आएगी। वो सारी चीजें जो हम देखते हैं वो किसमें देखते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ट्राई कीजिएगा इसको, अच्छे से एनालिसिस करें, अच्छे से इसको पढ़ें, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए सब्जेक्ट, लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ते रहे तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आप कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो आई थिंक बेसिक तो आप समझ गए होंगे कि कॉस्टिंग में हम पढ़ने क्या वाले हैं। जब भी हम किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कॉस्टिंग के अंदर मेनली जो एलिमेंट होते हैं कॉस्ट के, कि क्या क्या चीजें लगती है, वो अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, 3 चीजें मेनली यहाँ पर होती है। ठीक है, जो आज अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट यानी कि लागत के तत्व। लागत के तत्व। जब भी आप कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, कोई चीज बनाते हो, तो उसकी जो लागत होती है कि कितने का हमारा खर्चा आ रहा है, उसमें मेनली 3 चीजें होती हैं। 3 चीजों से मिलकर हम क्या करते हैं, पूरा एक प्रोडक्ट बना देते हैं। 3 तरीके के हम खर्चे करते हैं। सबसे मेनली जो खर्चा होता है इसके अंदर, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मटेरियल का खर्चा। क्योंकि आप कोई चीज बना रहे हो और बनाओगे तो आपको कम से कम कच्ची सामग्री तो चाहिए होगी। किसी भी तरीके का अगर मैं प्रोडक्ट बनाता हूं तो मैं पहले कच्ची सामग्री खरीदता हूं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, फेरबदल करते हैं, कुछ चीजें जोड़ते हैं, कुछ चीजें हटाते हैं, उसके बाद में उससे हमें क्या मिल जाता है, फिनिश गुड्स मिल जाता है। तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए सबसे पहले अपने को जरूरत होती है मटेरियल की, कच्चे माल की। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा खर्चा आता है लागत के अंदर, सबसे बड़ा खर्चा जो होता है वो इसी चीज का होता है, मटेरियल का। ठीक है, दूसरी चीज आती है इसके बाद में हमारे पास में लेबर। लेबर यानी कि श्रम। अब चीज बनाने के लिए मुझे लोगों को रखना पड़ेगा अपने यहाँ पर। लोगों को रखना पड़ेगा तो मुझे उनको क्या देनी पड़ेगी, मुझे उनको वेजेस देनी पड़ेगी, मुझे उनको मजदूरी देनी पड़ेगी। तो हमारा दूसरा एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है वो क्या चीज हो जाती है, लेबर। तो मटेरियल और लेबर के बाद में जो हमारे पास में थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो कॉस्ट में अपन शामिल करते हैं, वो चीज होती है हमारे पास में एक्सपेंस। यानी कि लेबर हमने लगा दी, मटेरियल हमने लगा दी, इसके अलावा भी बहुत सारी खर्चे हमें करने पड़ जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी कि व्यय। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने पढ़ी। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर मेनली 3 चीजें होती हैं। किसी भी चीज को जब आप प्रोड्यूस करते हो, बनाते हो, निर्माण करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो उसके अंदर मेनली 3 चीजें लगती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है कि जो मटेरियल है वो भी कितने टाइप का हो सकता है, लेबर कितने टाइप की हो सकती है और एक्सपेंस कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, फर्दर अगर अपन इसको एनालिसिस करें तो मटेरियल भी 2 तरीके का होता है हमारे पास, उसी तरीके से लेबर भी 2 तरीके की होती है और एक्सपेंस भी कौन होते हैं, 2 तरीके के होते हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले अपन बोलेंगे इसको डायरेक्ट मटेरियल। इसी तरीके से यहां पर आ जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल। अभी ये एनालिसिस करेंगे अपन कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। इसी तरीके से लेबर भी जो होती है वो भी क्या हो सकती है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, थर्ड हमारे पास में एक्सपेंस भी कौन कौन से हो सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है,
डायरेक्ट मटेरियल को अपन हिंदी में कह सकते हैं प्रत्यक्ष सामग्री। इनडायरेक्ट को अपन कह सकते हैं अप्रत्यक्ष सामग्री। इसी तरीके से प्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष श्रम, आई होप आप समझ गए होंगे, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेनली जो ये हमारे पास एलिमेंट होते हैं इनको फर्दर दो तरीके से हम बांट सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूप में। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट मीन्स वो एक्सपेंस, वो मटेरियल या वो लेबर जो डायरेक्टली हम कोई चीज बना रहे हैं उसके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से लग रही हो। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि मुझे सपोज कीजिए मार्कर बनाना है, तो इस मार्कर के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, इसके लिए रिफिल चाहिए होगी, है ना, इसके लिए इसकी बॉडी चाहिए होगी, है ना। तो ये जो है ये मेरे लिए मटेरियल हो गया। ये मटेरियल मैं पहले मार्केट से कच्चा मटेरियल खरीदूंगा, या हो सकता है मैं इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग कर दूं, है ना। तो मैं इसको कच्चा माल खरीद सकता हूँ या इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ। इनको लेके मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, एक मार्कर बनाऊंगा। तो वो जो रिफिल है वो डायरेक्टली किस में यूज में आ रही है, मार्कर बनाने में यूज में आ रही है। मार्कर हमारा मेन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली जो चीज यूज में आती है इसी चीज को अपन बोलते हैं डायरेक्ट। अभी डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है। लेबर की अगर बात करें तो मैंने कहा मैंने अपने यहाँ पर 10 एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया, 10 एम्प्लॉइज, 10 में से 8 लोग तो मार्कर बनाने में लगे हुए हैं। एक आदमी ऐसा है जो फैक्ट्री के बाहर बैठता है, सपोज कीजिए जैसे कि चौकीदार, है ना। एक है जो मैनेजर, जो मेनली वहां पर ध्यान रखता, मैनेज करता सारी एक्टिविटीज को। तो मैंने कहा हमने टोटल 10 लोगों को अपॉइंट किया, 10 में से 8 लोग वो हैं जो डायरेक्टली इसकी मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए। तो अगर कोई ऐसी लेबर है जो प्रत्यक्ष रूप से उसके उत्पादन में लगी होगी उससे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लेबर। और जो चौकीदार है क्या वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है क्या, नहीं, वो बाहर रह रहा है, ध्यान रख रहा है, लेकिन लेबर तो लगी, लेबर तो है, वेजेस तो उसको भी पे करनी पड़ेगी, मजदूरी उसको भी भुगतान करनी पड़ेगी। अरे समझ में। तो अगर कोई मटेरियल या कोई लेबर डायरेक्ट रूप से किसी प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ है तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर। इसी तरीके से कई खर्चे ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उसके उत्पादन में लगाए जाते हैं, है ना। जैसे पावर का मतलब होता है मैं एक फैक्ट्री में हैवी इलेक्ट्रिसिटी यूज ले रहा हूँ। उस इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ तभी यूज लिया जाता है जब हम प्रोडक्शन करते हैं। मैं बड़ी मशीनरी यूज में ले रहा हूँ, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पावर का खर्चा आ रहा है। ये पावर का खर्चा क्यों आ रहा है, मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तभी मैं उसको ऑन करूंगा, है ना, और वो ऑन होगा तो मेरा पावर का एक्सपेंस लगेगा। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करूंगा तो मैं उसको मशीन को ऑफ कर दूंगा तो मेरे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस नहीं आएगा। अच्छा, बाकी लाइटिंग वगैरह अभी भी चलेगी, ऑफिस में लाइटिंग चाहिए होगी, क्लियर हो रहा पॉइंट। तो पावर और लाइटिंग में डिफरेंस क्या है, पावर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, तो ये एक्सपेंस हो गया। कौन सा एक्सपेंस है, जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में या निर्माण करने में लग रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तो मैंने आपको एक दो एग्जांपल दिए। हमारी जो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम समझते जाएंगे कि और कितने ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, या कौन सा मटेरियल होता है जो डायरेक्ट होता है, क्लियर हो रहा पॉइंट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मतलब में समझ गए होंगे आप। डायरेक्ट का मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग करने में प्रत्यक्ष रूप से यूज में आ रहा है उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं। अब प्रत्यक्ष रूप से मटेरियल यूज में आ गया तो डायरेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से लेबर यूज में आ गई तो डायरेक्ट हो गई, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई एक्सपेंस जो डायरेक्टली इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पर लग रहा है वो डायरेक्ट हो गए। इनके अलावा सारे एक्सपेंस इनडायरेक्ट हो जाते हैं। आई होप समझ में आया हो आपको। और कोई क्लियरिटी, अगर कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको उसमें और फर्दर एनालिसिस जरूर करूंगा इसके अंदर, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे पास मटेरियल, लेबर या एक्सपेंस की अगर बात की जाए तो दो तरीके की हमारे पास में चीजें होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहां तक क्लियर है। अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट की बात करूं, यानी एक तो डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर और एक मैंने कहा डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने सिर्फ डायरेक्ट की बात करी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस की अगर मैं टोटल कर लूं, तीनों को जोड़ लूं, तो हम इसमें कॉस्टिंग में इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। क्या बोला जाता है इसको कॉस्टिंग के अंदर, प्राइम कॉस्ट, या इसे हम बोल सकते हैं मूल लागत। जो भी मैंने चीज बनाई है उसमें प्राइम कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आती है और डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, क्लियर हुआ पॉइंट। जो भी इनडायरेक्ट चीजें हैं, इन इनडायरेक्ट चीजों को अपन बोलते हैं, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, और अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट वेजेस हो गया और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट जो चीजें होती हैं इनको बोला जाता है ओवरहेड। क्या बोला जाता है, ओवरहेड या फिर ऊपरी व्यय। समझ गए। तो डायरेक्टली अगर कोई चीजें लग रही हैं तो ये प्राइम कॉस्ट के पार्ट होते हैं, और जो चीजें इनडायरेक्ट लगती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड बोलते हैं। फर्दर इसको और लिख लेते हैं,
प्राइम कॉस्ट में तीन चीजें आएंगी, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों चीजों की अगर मैं टोटल कर लूं तो प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। और इसी तरीके से ओवरहेड का मतलब क्या होगा, ओवरहेड में डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी डायरेक्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर और प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड, क्योंकि फर्दर हम इसमें पढ़ेंगे, कॉस्ट शीट बनाएंगे। इस पूरे चैप्टर में हम जो बनाने वाले हैं ना, मेन एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में सारी चीजें यूज में आने वाली है, इसलिए मैं आपको ये फर्दर एनालिसिस करवा रहा हूँ। क्लियर है पॉइंट? तो आई होप प्राइम कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं समझ गया। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इनडायरेक्ट के अंदर क्या आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इनडायरेक्ट चीजों को अपन ओवरहेड बोलते हैं और जो डायरेक्ट चीजें होती हैं वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। यहाँ तक एक बार फटाफट आप उतार लें, इसके लिए एक सेपरेट कॉपी बना ले तो ज्यादा बेटर होगा। तब देखिए प्राइम कॉस्ट में तो तीन चीजें आती हैं। अब फर्दर मैं एनालिसिस थोड़ा करा रहा हूँ आपको ओवरहेड के बारे में, ठीक है। तो इसका पूरा डायग्राम बना लें। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आई थिंक आप समझ गए होंगे। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में मेनली तीन चीजें आएंगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ओवरहेड की। ओवरहेड जो है वो क्या होता है, अभी जैसे हमने पढ़ा, ओवरहेड का मतलब होगा ओवरहेड, या जिसे हम कह सकते हैं ऊपरी व्यय, ठीक है। इसके अंदर सारी चीजें जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है। क्या होती है? इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर हो सकती है और इनडायरेक्ट हमारे पास में एक्सपेंस हो सकता है। इन तीनों चीजों की अगर मैं टोटल कर लूं तो इसको अपन ओवरहेड बोलेंगे। अब फैक्ट्री के अंदर कितने तरीके के ओवरहेड हो सकते हैं वो भी अपने को देखना पड़ेगा। ओवरहेड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है मेनली तीन पार्ट्स के अंदर। ओवरहेड जो होंगे, जो भी हम किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें जो ओवरहेड लगते हैं वो मेनली तीन कैटेगरी में और फर्दर क्लासिफाई किए गए। अब वो क्या होते हैं देखिए। सबसे पहले ओवरहेड्स हैं हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरे हमारे पास में ओवरहेड होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और तीसरे हमारे पास में होते हैं जिसे हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्लियर? तो तीन तरीके के ओवरहेड्स होते हैं हमारे पास में। वो ओवरहेड जो फैक्ट्री में लगाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो फैक्ट्रीज में किए जा रहे हैं वो हो गए फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी फैक्ट्री ओवरहेड। वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यानी हमारे प्रशासनिक कार्यों से संबंधित है, या हमारे ऑफिस के अंदर जो खर्चा हो रहा है वो सारे एक्सपेंस कौन से हो गए? ऑफिस। और तीसरा हमने कहा जो हम माल को बेचने और वेयरहाउस में गुड्स को स्टोर करने से रिलेटेड जो एक्सपेंस करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आ रहा है समझ में? तो वो एक्सपेंस जो फैक्ट्री के अंदर ओवरहेड लग रहे हो। अब फर्दर क्या मैं कह सकता हूँ, ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री में तीन तरीके के ओवरहेड लग सकते हैं। उसी तरीके से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर भी तीन तरीके के हमारे पास में ओवरहेड लग सकते हैं। और उसी तरीके से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में भी हमारे पास में तीन तरीके के ओवरहेड लग सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस तीनों हो सकते हैं मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। इनडायरेक्ट ओवरहेड की अगर बात की जाए तो मटेरियल आएगा, लेबर आएगा और उसमें एक्सपेंस आएंगे, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर जो ओवरहेड होंगे, क्या मैं कह सकता हूं इसको इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है। ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट होगा। इसी तरीके से इनडायरेक्ट लेबर हो सकती है और इसी तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकते हैं, जो कहां पर किए जा रहे हैं? फैक्ट्री के अंदर। तो हम उसका क्या नाम रख देंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। उसी तरीके से अगर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों चीजें अगर ऑफिस में हम पे कर रहे हैं, ऑफिस में हम कुछ कर रहे हैं, यानी हमारे ऑफिस में कॉस्ट आ रही है, लागत आ रही है, तो इसे हम कहेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड।
इसी तरीके से अगर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे भी हम कुछ खर्चा करते हैं, जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर हो सकती है, और इसी तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं। तो अगर वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो उसका नाम क्या रख देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेनली अगर देखा जाए तो कॉस्ट के जो मेन एलिमेंट होते हैं वो तीन ही होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। मटेरियल अगर डायरेक्ट है, लेबर अगर डायरेक्ट है और एक्सपेंस अगर डायरेक्ट है तो ये तीनों चीजें प्राइम कॉस्ट का पार्ट होती हैं। और इनडायरेक्ट होता है तो उसको हम ओवरहेड बोलते हैं। ओवरहेड को फर्दर कितने तरीके से क्लासीफाई किया गया, मेनली तीन तरीके से। फैक्ट्री के अंदर लग सकते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड हो सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ हमने आज कुछ एक्सपेंस देखे, एक्सपेंस को क्लासीफाई किया, इस तरीके से हमने देखा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल बेसिक इतना ही, बाकी हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। थैंक यू।